हेलो दोस्तों, और आज की इस क्लास में हम लोग एमपी पुलिस जो अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस करने वाले हैं। इसमें जीएस के जितने भी क्वेश्चन हैं यानी A to Z क्वेश्चन यहाँ पे 100% ऑथेंटिक रहेंगे, और जो मैथ में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो बता दिए जाएंगे कि कौन कौन से चैप्टर से आ रहे हैं, और रीजनिंग भी आसान ही पूछी जा रही है। एग्ज़ाम अभी इजी टू मॉडरेट है, मतलब ज़्यादा प्रेशर में नहीं आना है, यानी एग्ज़ाम बहुत ही इजी है। और अगर इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम कमेंट जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पर टेलीग्राम की लिंक मिलेगी, वहाँ जा कर के ज्वाइन कर लेना है, और जो ये पीडीएफ रहेगी वहाँ पर रहेगी। तो इसके बेस पर अब उन टॉपिकों को पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ से ही एग्जामिनर आगे के एग्ज़ाम यानी एग्ज़ाम पेपर बनाने वाला है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज की क्लास में। सबसे जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो क्वेश्चन है, नर्मदा नदी सीहोर जिले में किस ग्राम से प्रवेश करती है? तो सीहोर जिले से उसमें ग्राम पूछा है। तो जो नर्मदा नदी है वो ओरिजिनली अमरकंटक पहाड़ी से अनूपपुर जिले से निकलती है, और ये हमारे जो अरब सागर है वहाँ पे जाकर के गिर जाती है, और ये एस्चुरी बनाती है, इतना ध्यान रखना है। और यहाँ पे जो सीहोर जिले का एक गांव है वो अभी गूगल पे भी हमें नहीं मिला है, तो इस वजह से देख लेना। और हो सकता कि अदर पूछा हो, अनूपपुर जिला पूछा हो, लेकिन अभी तक तो यही मिला कि सीहोर जिले से जो नर्मदा नदी है वह किस गांव से निकलती है। ठीक है, तो यहाँ पे पता होना चाहिए कि नर्मदा नदी अमरकंटक पहाड़ी अनूपपुर जिले से निकलती हुई अपने पश्चिम में यानी इंडिया के पश्चिम में जाकर के अरब सागर में गिर जाती है और एस्चुरी बनाती है। ठीक है, इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा बोला गया है। ठीक है, उसके बाद गन्ने की फसल सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता था कि गन्ने की फसल विश्व में सर्वाधिक कहाँ होती है? तो गन्ने की फसल जो सर्वाधिक होती है वो होती है ब्राज़ील में, लेकिन शुगर ऑफ बाउल यानी गन्ने चीनी का कटोरा बोला गया क्यूबा को। ठीक है, ये पॉइंट इतने याद होने चाहिए, मतलब ये पॉइंट हमें एक एग्जामिनर दे सकता है ऐसे क्वेश्चन। लेकिन अगर इसने पूछा कि गन्ने की फसल सबसे ज़्यादा कहाँ होती है तो वो होती है उत्तर प्रदेश में, लेकिन मध्य प्रदेश में अगर पूछा जाए तो वो होता है नरसिंहगढ़, है ना। तो अब इधर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी का केमिकल नाम। तो विटामिन डी का केमिकल नाम है कैल्सीफेरॉल। ठीक है, ये पता। और इसके अलावा और क्या क्या पता होना चाहिए? अगर जो जितने भी पॉइंट बोले जा रहे हैं, अगर ये पॉइंट चाहिए हैं तो कमेंट कर देना टेलीग्राम पे। ये जितने भी बोलेंगे वो सब इस पीडीएफ के साथ लिख करके डाल दिए जाएंगे। जैसे विटामिन डी, जो विटामिन डी हमें कहाँ से प्राप्त होता है? सूर्य से विटामिन डी प्राप्त होता है। और क्या पता होना चाहिए? विटामिन डी यानी शरीर में वह कौन सा भाग है जहाँ पे विटामिन डी का स्टोरेज या शरीर के भाग में विटामिन डी बनता है, तो वो होता है यकृत। ये पता होना चाहिए। विटामिन डी गरीबों का हार्मोन्स बोला गया, यानी गरीबों का जो हार्मोन है वो कौन सा है? वो विटामिन डी है। विटामिन डी से कौन सा रोग होता है? सूखा रोग होता है, यानी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो इतने सारे पॉइंट हमें पता होने चाहिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेपाल की सबसे लंबी नदी, तो ये क्वेश्चन आया है, नेपाल की सबसे लंबी नदी है कर्णाली। तो नेपाल की सबसे लंबी नदी कर्णाली। नेपाल की जो कैपिटल है वो क्या है? काठमांडू। ठीक है, और यहाँ के पीएम भी पता होने चाहिए, और यहाँ पे अभी संसद का निर्माण हुआ। ठीक है, पहले यहाँ पे लोकतंत्र नहीं था, ये भी पता होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आईपीएल 2021 का आयोजन कहाँ हुआ? तो आईपीएल 2021 का आयोजन यूएई और कहाँ हुआ? दुबई में, संयुक्त राज्य अमीरात, यानी वहाँ का एक शहर जहाँ पे दुबई, यानी दुबई में आईपीएल हुआ। अब आईपीएल इस साल किसने जीता? चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता। उसके कैप्टन का नाम क्या है? उसके कैप्टन का नाम है महेंद्र सिंह धोनी। और आईपीएल 2020 का कौन जीता? मुंबई इंडियंस से जीता। ये पॉइंट याद होने चाहिए। ठीक है, फिर क्वेश्चन आया था मोस्ट मेटेबल मेटल, यानी वह मतलब एक धातु पूछी है जो जब सबसे ज़्यादा, जैसे आघात वर्धनीय कौन सी है? चांदी है। लेकिन अगर क्वेश्चन आता कि सबसे ज़्यादा सुचालक धातु कौन सी है, तो सबसे ज़्यादा जो सुचालक होती है तो वो होती है चांदी। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। उसके बाद
इसके बाद एक क्वेश्चन आया है कि एमपी का सबसे बड़ा अभ्यारण्य, तो सबसे बड़ा अभ्यारण्य है एमपी का नौरादेही, जो कहाँ है, सागर में है। एक अब क्वेश्चन ये भी आ सकता था कि एराणाविलेक का साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए, तो वो भी सागर में मिली। एराणाविलेक का संबंध किससे है, एराणाविलेक का संबंध है वो सती प्रथा से, ठीक है। और सबसे छोटा कौन सा है, राला मंडल। सबसे छोटा कौन सा है अभ्यारण्य, राला मंडल। अब राला मंडल कहाँ है, राला मंडल इंदौर में है, ठीक है, ये पता होना चाहिए था। उसके बाद भूख व प्यास का केंद्र, यानी भूख और प्यास लगती है, ये माइंड के अंदर एक हाइपोथैलेमस पार्ट को पता लगता है कि हाइपोथैलेमस पार्ट से हमें कि भूख लगी या प्यास लगी, ठीक है। अब और पता होना चाहिए जैसे अनुप्रमस्तिष्क, यानी प्रामस्तिष्क होता है। प्रामस्तिष्क का काम क्या होता है, प्रामस्तिष्क, इसका काम होता है कैलकुलेशन करना, गणनाएं करना, सोचना, समझना, ये उसकी क्षमता होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है। एक हाइपोथैलेमस होता है, एक थैलेमस होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका की खोज किसने की। भीमबेटका की खोज की है डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर। कब की, 1957 और 58 में की, ठीक है। अब भीमबेटका से और क्या क्या एग्जामिनर क्वेश्चन बना सकता है, क्योंकि ज़्यादा हार्ड तो बनाएगा नहीं, और बना सकता है भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे शैल चित्रों के लिए, यानी यहाँ शैल भित्ति चित्र बने, यानी शैल चित्र, यानी दीवारों पे ऐसे चित्रकारी के लिए यहाँ पे प्रसिद्ध है, ठीक है। भीमबेटका कहाँ है, भीमबेटका भोपाल के पास रायसेन जिले में स्थित, ठीक है। रायसेन जिले में भीमबेटका की गुफाएं स्थित हैं। और क्या आ सकता है कि भीमबेटका को यूनेस्को ने कब शामिल हुआ, यानी भीमबेटका को यूनेस्को में कब शामिल किया गया, 2003 में शामिल किया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इतने सारे पॉइंट हमें पता होने चाहिए, ये नॉर्मल पॉइंट है। उसके बाद होलकर वंश की स्थापना किसने करी, होलकर वंश की स्थापना मल्हार राव होलकर ने 1730 में की, ठीक है। ये सीधा पॉइंट है। होलकर महल है वो कहाँ है, इंदौर में स्थित है, ठीक है। न्यूटन का नियम, अब न्यूटन के 3 नियम ये हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो न्यूटन का प्रथम नियम क्या है, देखो न्यूटन का प्रथम नियम, सबसे पहले इसे रेज कर लेते हैं पूरा। ये देखो यहाँ पे न्यूटन का प्रथम नियम, देखो न्यूटन का प्रथम नियम है जड़त्व का नियम। किसका नियम, जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम क्या बोलता है कि अगर किसी भी पिंड में बाह्य बल नहीं लगाया जाता है तो वह हमेशा गति करता है, जब तक कि उसमें बाह्य बल अगर जैसे ही लगता है तो उसकी गति रुक जाती है, यानी ये होता है जड़त्व का नियम। जैसे अगर किसी बस पे कोई व्यक्ति बैठा रहता है और अगर गाड़ी में ब्रेक लगाया जाता है तो वह आगे की ओर झुक जाता है, और आगे जब बस चलती है तो वो पीछे की ओर झुक जाता है। यह न्यूटन के किस नियम पर आधारित है, या फर्स्ट नियम पर आधारित है। नियम का दूसरा नियम क्या है, नियम का दूसरा नियम है F बराबर mA, ये पता होना चाहिए, ठीक है। यानी F का मतलब है फोर्स, यानी बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। उसके बाद न्यूटन का तृतीय नियम क्या है, न्यूटन का तृतीय नियम है क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। यानी अगर हम बंदूक से गोली चलाते हैं तो बंदूक आगे की ओर जाएगी और हमें झटका पीछे की ओर लगेगा, यानी जितना तेज पीछे झटका लगेगा उतनी तेज गति से जो पिंड है वो आगे तेज गति करेगा, ठीक है। तो क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया, अगर किसी भी गेंद को दीवार में मारते हैं तो वो जितनी तेज से हम गेंद को दीवार में मारेंगे उतनी ही तेज गति से वो जो बॉल है अपने पास आएगी। तो ये है न्यूटन का तृतीय नियम, ठीक है, ये पता होना चाहिए। और गन्ने के उत्पादन में ये भी क्वेश्चन आ गया, देखो गन्ने के उत्पादन में जो सबसे ज़्यादा गन्ना होता है वो कहाँ होता है, नरसिंहगढ़ में होता है, ठीक है। उसके बाद तानसेन की समाधि स्थल कहाँ है, MP में तानसेन की समाधि स्थल है ग्वालियर में, ठीक है। उसके बाद सुंदरबन डेल्टा कहाँ बनता है, पश्चिम बंगाल में बनता है। पश्चिम बंगाल में गंगा और ब्रह्मपुत्र के जब नदियां मिलती हैं तो सुंदरबन डेल्टा बनता है, ठीक है। सुंदरबन डेल्टा यानी जब गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलती है तो उसकी संयुक्त धारा को क्या बोलते हैं, पद्मा बोलते हैं, ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो और पश्चिम बंगाल की कैपिटल क्या है, कोलकाता है, ठीक है। ऐसे फैक्ट पता होने चाहिए थी। और गंगा भारत की सबसे लंबी नदी, 25 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस है, यानी इसकी जो लंबाई है
गंगा की वो 25-25 किलोमीटर है और गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। लेकिन अगर पूछा जाए कि भारत में सबसे लंबी नदी कौन है तो वो ब्रह्मपुत्र है, लेकिन भारत की सबसे लंबी नदी कौन है तो वो गंगा है। संविधान दिवस कब मनाया गया? संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर, क्योंकि हमारा जो संविधान बन के तैयार हो गया था वो 26 नवंबर 26 नवंबर 1949 को बन करके क्या हो गया? तैयार हो गया। लेकिन इसी 26 नवंबर को और क्या मनाया जाता है? इसी 26 नवंबर को मनाया जाता है दुग्ध डे, राष्ट्रीय दूध दिवस, यानी दूध दिवस, ये भी याद रखना, ठीक है। और हमारा लागू कब हुआ संविधान? कुछ पार्ट तो लागू हो गए थे 26 नवंबर 1949 को, और बाकी जो लागू हुआ वो हुआ 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि इसी दिन हम मनाते हैं गणतंत्र दिवस जो आने वाला है, ठीक है, ये पता होना चाहिए। और उस टाइम पे यानी जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ, जब 395 आर्टिकल थे और 8 अनुसूची थी, 8 अनुसूची, और भाग कितने थे? 22 भाग थे, ठीक है, ये इतने पता होने चाहिए। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज। और कौन से क्वेश्चन है? पर्यावरण डे यानी पर्यावरण दिवस की थीम क्या है? तो पर्यावरण दिवस की थीम है रिस्टोरेशन इकोसिस्टम, ठीक है, ये है, यानी हिंदी में से पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली, ये आया होगा, ठीक है। और सासबहू मंदिर कहाँ है? अब ये पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। कब से शुरू हुआ? 1974 से शुरू हुआ, ठीक है, ये पता होना चाहिए। उसके बाद सासबहू मंदिर कहाँ है? ग्वालियर में है, ठीक है, तो ग्वालियर से रिलेटेड जितने भी किले हैं वो पता होने चाहिए। उसके बाद भोपाल गैस त्रासदी कब हुई? 2-3 दिसंबर 1984 को हुई, ठीक है। और इसमें जो गैस का रिसाव हुआ था वो गैस क्या है? मिथाइल आइसोकार्बाइड, ये उस गैस का रिसाव हुआ था, ये पता होना चाहिए। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बार क्वेश्चन आता है एमपी में, ठीक है। और चलने फिरने में कौन सी मांसपेशी सहायक है? तो ये क्वेश्चन हमारे हिसाब से आंसर होना चाहिए था मेरुरज्जु, अगर ऑप्शन होता तो, लेकिन अगर किसी को भी पता है तो वो कमेंट कर सकता है, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा। उसके बाद कोयले का सर्वाधिक उत्पादन, तो कोयले का सर्वाधिक उत्पादन एमपी में पूछा था, उसमें तो सोहागपुर है आंसर। लेकिन जो सबसे ज़्यादा कोयले की खाने कहाँ है? सीधी सिंगरौली, इसे ऊर्जा राजधानी भी बोला गया, ठीक है। उसके बाद धान का कटोरा राज्य छत्तीसगढ़ और एमपी में, यानी क्वेश्चन आया था कि धान का कटोरा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अगर कंपैरिजन करें तो कौन है? तो वो है बालाघाट, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि धान का कटोरा जो धान का वो है, यानी चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो चावल अनुसंधान केंद्र भारत का तो कटक में है, लेकिन अगर पूरा विश्व लेवल से पे पूछा जाए तो वो फिलीपींस मनीला जिसकी कैपिटल मनीला है, देश फिलीपींस और कैपिटल का नाम मनीला, ठीक है। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में सबसे ज़्यादा चावल कहाँ होता है तो वो होता है पश्चिम बंगाल में, ठीक है, ये पता होना चाहिए। उसके बाद 1 मिनट इसे करते हैं रेज। हाँ, अब देखो, उसके बाद क्वेश्चन आया था कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो दिल्ली भारत की राजधानी 1912 में बनी। क्यों? 1911 में तो केवल घोषणा की थी, 1911 में, जब 1907 में हमारा 1905 में क्या हुआ? बंगाल विभाजन हो गया, तो यहाँ पे भारत में बहुत सारे आंदोलन शुरू हो गए, ठीक है, जैसे अंग्रेजों के सामान का बहिष्कार किया जाने लगा। तो 1907 में जॉर्ज पंचम के द्वारा घोषणा की गई कि जो बंगाल विभाजन है वो क्या किया गया? 1905 का बंगाल विभाजन किया जाए रद्द, और जो भारत की कैपिटल है जो कोलकाता थी, पहली कैपिटल क्या थी? कोलकाता, तो अब उसे स्थानांतरित करके क्या किया जाए? उसे स्थानांतरित कर दिया जाए कहाँ? दिल्ली कर दिया जाए, ठीक है। तो एक साल बाद 1912 में जो दिल्ली है भारत की क्या बन गई? कैपिटल बन गई, ठीक है। तो 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में बहुत सारे आंदोलन शुरू हुए, और इंग्लैंड से वहाँ के जो राजा थे
महारानी थी वो इंडिया आई और उनने घोषणा की कि भारत की जो कैपिटल है वो कोलकाता से स्थानांतरित कर दी जाए दिल्ली 1911 तक। यानी 1911 में घोषणा हुई, 1901 साल बाद दिल्ली बन गई कैपिटल भारत की, और ये 1905 भी हो गया रद्द। तो क्वेश्चन आता है कि 1905 कब रद्द किया गया, तो 1905 रद्द किया 1911 में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है दक्षिण अफ्रीका का टेस्ट कैप्टन कौन है, तो ये भाई पता होना चाहिए, ये करंट का क्वेश्चन है। उसके बाद लहसुन में कौन सी एसिड है, तो सल्फर। लहसुन और प्याज कोई भी आ जाए तो इसकी इसकी यानी सल्फर होने की वजह से आंखों से क्या आ जाते हैं, आंसू आ जाते हैं, तो इसका आंसर क्या था, सल्फर। ठीक है, उसके बाद लाल बाग पैलेस कहाँ है, ये इंदौर ही में है भाई, इंदौर में लाल बाग पैलेस। राजवाड़ा कहाँ है, इंदौर में। उसके बाद 2008 IPL विनर कौन है, तो 2008 में जो जीता था वो राजस्थान रॉयल जीता था, एक ही बार जीता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा बार IPL कौन जीता, मुंबई इंडियंस जीती। ठीक है, और विश्वामित्र पुरस्कार कोच के रूप में किसको मिला, वो मिला अभय छजलानी। एक मिनट, वो मिला किसको, अभय छजलानी को दिया गया। उसके बाद मध्य प्रदेश में हीरा कहाँ पाया जाता, ये तो सबको पता है भाई, पन्ना में पाया जाता। ठीक है, अब हीरा कार्बन का एकमात्र ऐसा तत्व है जो सबसे ज्यादा क्या हो जाता, सबसे ज्यादा कठोर है। ठीक है, और सुचालक है कौन, ग्रेफाइट। ये पता होना चाहिए कि यानी जो कार्बन है, कार्बन का एक अपर रूप है जिसका ग्रेफाइट है, और ग्रेफाइट एक सुचालक है, यानी ये इसका अपवाद है। और सबसे ज़्यादा जो कठोर है वो कौन है, हीरा। उसके बाद मध्य प्रदेश का फर्स्ट CM कौन है, पंडित रविशंकर शुक्ल। ठीक है, उसके बाद गौरहार महल भोपाल में कहाँ है, अरे जो गौरहार महल है वो कहाँ है, क्वेश्चन आया था गौरहार महल, लेकिन कुछ बोर्ड है गौरी महल। ठीक है, तो गौरी या गौरहार ये कहाँ है, ये भोपाल में है, गौरहार भोपाल है ना। गौरहार महल कहाँ है, भोपाल में। चंबल नदी का उद्गम स्थल यानी पॉइंट पूछा उसने, बांगचू पॉइंट, जाना पाव पहाड़ी, इंदौर। ठीक है, उसके बाद प्लासी युद्ध कब हुआ, 1757 में हुआ। इस समय हमारा जो गवर्नर था वो कौन था, लॉर्ड क्लाइव। ठीक है, उसके बाद बाणसागर परियोजना किस नदी पर है, तो बाणसागर परियोजना सोन नदी पर है। ठीक है, ये पता होना चाहिए। और कोई क्वेश्चन है क्या अभी, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो ये इतने पॉइंट हैं, और क्या है, हाँ और भी क्वेश्चन आए थे। जैसे क्वेश्चन आया था कि पोर्ट विलियर किसकी कैपिटल है, पोर्ट विलियर किसकी कैपिटल है, यानी किसकी राजधानी है ना, कैपिटल है, तो वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब ये पता होना चाहिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो अंतिम वहाँ पे एक अपना भारत का दक्षिणतम पॉइंट है जिसे इंदिरा पॉइंट बोला गया। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है एकमात्र द्वीप समूह है जहाँ क्या है, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम क्या है, साउथ बटन नेशनल पार्क। सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेलस नेशनल पार्क जो कि कहाँ है, लद्दाख में स्थित है। तो ये भी क्या है, लद्दाख भी क्या है, एक यूनियन टेरिटरी है, यानी संयुक्त केंद्र शासित प्रदेश है। भारत में प्रेजेंट टाइम पे क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में कितने राज्य, कितने स्टेट व यूनियन टेरिटरी है, तो स्टेट हैं अभी कितने, स्टेट है 28 और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 8। तो ये याद रख लेना। उसके बाद सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी मापी जाती है एंगस्ट्रॉम, तो इसकी वैल्यू होती है 10 के ऊपर -10। ठीक है, ये इसकी वैल्यू होती है। और भी पूछा जा सकता है कि पृथ्वी किसी भी धरती से यानी जमीन से आकाश यानी खगोलीय जो दूरी मापी जाती है वो किससे मापी जाती है, प्रकाश वर्ष से। प्रकाश वर्ष की जो यूनिट होगी वो क्या होगी, मीटर। ठीक है, और
1 पारसेक बराबर क्या होता है, एक जी याद रखना, 1 पारसेक बराबर होता है, ये भी क्वेश्चन आता है कि पारसेक किसकी इकाई है, पारसेक दूरी की इकाई है। पारसेक, एक का पारसेक की वैल्यू कितनी होती है, तो एक पारसेक की वैल्यू होती है 2.36 प्रकाश वर्ष। ऐसे याद करना है, देखो एक पारसेक बराबर एक पारसेक बराबर देखो 2 3 6 यानी 2 दूनी 2 3 6। अगर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे हम, अगर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा 6। तो यानी ऐसे याद रहेगा 2 3 6 यानी 2 3 या 6 ऐसे याद रखना, ठीक है। उसके बाद और गर्मियों में आप किस प्रकार के कपड़े सबसे ज़्यादा पसंद करोगे, 1 मिनट, ये पॉइंट बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लेना कॉपी में। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे पीडीएफ ये पेज मिलेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि और ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट इसमें जो पूछने लायक है इंक्लूड की जाए तो कमेंट करना, ठीक है। वीडियो ठीक ठाक लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, ताकि जिनके भी एग्ज़ाम हैं उनको ये वीडियो हेल्पफुल हो सके, ठीक है। गर्मियों में आप किस प्रकार के कपड़े अधिक पसंद करते हैं, तो वाइट कलर के पहनना चाहिए, क्योंकि जो वाइट कलर के जो कपड़े होते हैं वो क्या होते हैं, वाइट कलर के कपड़े प्रकाश के अवशोषक नहीं होते हैं, ठीक है, उत्सर्जक होते हैं। यानी यहाँ से या अगर ऊष्मा का परावर्तन होता है इसमें, तो सबसे अच्छा अवशोषक होता है काला रंग। तो हमें ठंडियों में काले रंग के कपड़े पहनने चाहिए, लेकिन गर्मियों में व्हाइट रंग के पहनने चाहिए, है नहीं, सफ़ेद रंग के पहनने चाहिए, ठीक है। उसके बाद और देखो इसके अलावा जो और भी क्वेश्चन है, देखो कुछ हमें ऐसे बताई दे रहे कि 1 मिनट, जैसे और भी क्वेश्चन है, 1 मिनट। देखो CI और SI से पूछे गए 3 क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद करंट अफेयर्स जो आ रहा है वो 20 और 21 का आ रहा, ठीक है। करंट अफेयर्स 20-21 का थोड़ा, ठीक है, मोटा मोटा रिवाइज कर लेना, ठीक है। और जो सीरीज वाले क्वेश्चन है, सीरीज वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे इधर लिखा है उसने, देखो जैसे उसने लिखा 5 7 9 11, अब इधर क्या आएगा, ऐसे सीरीज से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग पूछी जा रही है, ब्लड रिलेशन से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, और पजल आ रही है, ठीक है, पजल भी पूछी जा रही है, ठीक है। और इसके अलावा सिंप्लीफिकेशन से, यानी सिंप्लीफिकेशन से कुछ क्वेश्चन इस बेस्ड यानी फॉर्मूला बेस्ड पूछे जा रहे हैं, तो हमें ये फॉर्मूला पता होने चाहिए। देखना कुछ फॉर्मूला ब्लैक, देखो कुछ फॉर्मूला याद करके जाना। देखो जैसे A+B का होल क्यूब यानी A का क्यूब प्लस B का क्यूब प्लस 3AB। उसके बाद ये कर ले जाना, A+B इस पे बेस्ड आया है क्वेश्चन, यानी A+B और A-B इस पे बेस्ड क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन में आया है, और इस पे बेस्ड क्वेश्चन आया है। ये फॉर्मूला याद करके ले जाना, A अगर माइनस है तो यहाँ पे A-B होगा। उसके बाद A² प्लस, अगर इधर माइनस है तो यहाँ पे प्लस होगा, प्लस AB प्लस B²। उसके बाद अगर A का क्यूब प्लस B का क्यूब पूछा जाए तो A माइनस A प्लस B और A²। अगर इधर पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस होगा, यानी माइनस AB और प्लस B²। ये फॉर्मूला इतने करके ले जाना। और एक बेस्ट फॉर्मूला है, 1 मिनट इसे रीच करने वाले। हाँ देखो एक फॉर्मूला ये है, A का क्यूब प्लस B का क्यूब प्लस C का क्यूब और प्लस माइनस 3ABC, ये और ये होता है A प्लस B प्लस C और A² प्लस B² प्लस C² माइनस AB माइनस BC और माइनस BC और माइनस CA। ये फॉर्मूला करके ले जाना। इसके बहुत सारे रूप होते हैं अलग अलग, तो ठीक है, ये इतना कर ले जाना, इतनी यहाँ से क्वेश्चन आएगा। इसका एक और रूप होता है, अगर क्वेश्चन आ जाए A² प्लस B² प्लस C² माइनस AB माइनस BC और माइनस CA, अगर इस तरीके से पूछा जाए तो इसका होता है 1/2 A माइनस B का होल स्क्वायर प्लस B माइनस C का होल स्क्वायर प्लस C माइनस A का होल स्क्वायर है। ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा देखो और ठीक है, और 1-2 क्वेश्चन और बताए दे रहे हैं कि कौन कौन से उसमें मैथ के क्वेश्चन आए हैं। देखो
एक मिनट, स्क्रीन ब्लैक। देखो एक क्वेश्चन पूछा गया है, मैथ का एक क्वेश्चन पूछा गया कि अगर किसी लड़की की आयु और उसकी माँ की आयु का जो रेशियो है वो 3:11 है, ठीक है, और इनकी जो एज है, यानी जो इनकी एज है, उनके एज में जो डिफरेंस है, यानी जो अंतर है वो कितने का है, वो अंतर है 24 साल का, यानी 24 ईयर का अंतर है। तो 3 वर्ष बाद उनकी आयु का रेशियो क्या है, उनकी आयु 3 वर्ष बाद क्या है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल, ठीक है। जो पेपर है बहुत ही ज़्यादा टिपिकल पेपर नहीं आ रहा है, ठीक है, अच्छा ज़्यादा स्कोर किया जा सकता है ऐसे पेपर में। तो इसका अंतर दिया है, तो रेशियो का डिफरेंस कितने का यहाँ पे शो हो रहा, 2 का, यानी 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हमें क्वेश्चन में दी गई 24। अगर 2 की वैल्यू 24 है तो 1 की वैल्यू कितनी, 12। अगर 1 की वैल्यू 12 है तो 3 की वैल्यू कितनी हो गई, 36, यानी लड़की कितने की, 36 की। और जो उसकी पिताजी हैं, ठीक है, माँ या पिताजी कोई भी, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, उसकी वैल्यू हो जाएगी 12। और 3 साल बाद उसका रेशियो पूछा, तो इसमें 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 39, और इसमें 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 15, और 3 से कर देंगे डिवाइड तो हो जाएगा 13, और ये हो जाएगा 5, यानी 3 साल बाद उसका जो रेशियो होगा वो 13:5 बनेगा। ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। इसके अलावा और कौन सा क्वेश्चन आया था, एक मिनट। देखो एक क्वेश्चन आया था कि एक हर है, यानी एक अंश, यानी नोमिनेटर और डिनोमिनेटर, यानी अंश में कितने % की वृद्धि करी गई, 10% की वृद्धि करी गई, 10% की वृद्धि, और हर में करी गई 20% की वृद्धि। और तो अगर वृद्धि की जाती है तो उसका जो भिन्न बनती है, यानी उसकी जो भिन्न बनती है वो 11/14 बनती है। तो अगर हर अंश में 10% की वृद्धि करी गई, यानी 100 थी तो 10 बढ़ गई, यानी 110 हो गई। उसके बाद अगर जो हर था वो 20% बढ़ गया, यानी वो हो गया 120, तो उसकी जो उसकी भिन्न बन गई वो कितनी बनी, 11/14। बस इतना लिखना था, और यहाँ से इसे डिवाइड करना था। तो डिवाइडेशन का रूल, ऐसे भी काट सकते, ऐसे भी काट सकते, ऐसे भी काट सकते और ऐसे भी काट सकते। तो हमने देखा 11 से इसे काटा तो इधर आ जाएगा 10, ठीक है, और अगर इसे 2 से डिवाइड करते हैं तो इधर आ जाएगा 7, इधर आ जाएगा 7 और इधर आ जाएगा 60, और 0 से 0 इसे कैंसिल कर देंगे, वो आंसर आ जाएगा 6/7। ये आंसर पूछा था कि हमारा प्रारंभिक भिन्न कितनी है, तो आंसर आ जाता 6/7 प्रारंभिक भिन्न है, ठीक है। और क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन था कि 10 से लेकर के 20 तक अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है, अभाज्य संख्या का एवरेज बताना था। तो 10 से 20 अभाज्य संख्या क्या कहलाती है, प्राइम नंबर, ठीक है। इसका मतलब है कि ऐसी संख्या जिसका जो संख्या केवल 1 से डिवाइड हो और खुद से डिवाइड हो, यानी 1 से डिवाइड हो, यानी 1 से भाग जाता हो और उसका खुद अपने आप से भाग जा रहा हो, उसे बोलते हैं अभाज्य संख्या। जैसे 10 के बाद 11 है, लेकिन 12 देखो, 12 4 से भी डिवाइड हो रहा, ठीक है, 12 3 से भी डिवाइड हो रहा, 12 से भी डिवाइड हो रहा, और 1 से भी डिवाइड हो रहा, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। तो देखो 11 1 से डिवाइड हो रहा और 11 से डिवाइड हो रहा, इसके अलावा किसी से डिवाइड नहीं हो रहा। तो 11 है, फिर 13 है, फिर 17 है और 19, इसके अलावा क्या और कोई है नहीं। हमें क्या निकालना था, एवरेज। तो इन चारों को जोड़ करके और हमें डिवाइड कर देना था 4 से। अगर इनको ऐड करते तो होना था 9 7 16, 9 7 16, 3 भी ऐड आएगा, वो आएगा कितना 60, और 60 में 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा एवरेज आएगा 15, ठीक है। और इसके अलावा और लगभग क्वेश्चन ऐसे सुनाते हैं, जैसे मध्य प्रदेश का उच्चतम न्यायालय के 2 खंडपीठ कहाँ हैं, तो 2 खंडपीठ है, एक हाई कोर्ट है जो कि जबलपुर में स्थित है, और 2 खंडपीठ है, एक ग्वालियर में और एक इंदौर में, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था कि मंदसौर शहर कौन से खगोलीय क्षेत्र में आता है, तो मालवा के पठार, यानी जो मंदसौर शहर है वो कौन से पठार के अंतर्गत आता है, वो मालवा के पठार के अंतर्गत आता है। और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिए जाने वाले एकलव्य पुरस्कार, तो क्वेश्चन आया है, एक मिनट, एकलव्य पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है, तो एकलव्य पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है, ये क्वेश्चन आया है कि जो राशि दी जाती है वो कितनी दी जाती है, 50,000 रुपया दी जाती है, ठीक है, 50,000 रुपया दी जाती है। उसके अलावा एक क्वेश्चन आया था कि राष्ट्रीय प्रेस डे, तो यहाँ से ये पता लगा कि जितने भी डे वाले डे हैं, इम्पोर्टेंट जो दिनांक है वो हमें याद कर लेनी चाहिए, ठीक है। तो जो राष्ट्रीय प्रेस डे
तो ये मनाया जाता है 16 नवंबर को, ठीक है, 16 नवंबर को ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। ऊर्जा का SI मात्रा फिजिक्स में अगर क्वेश्चन आएगा, फिजिक्स में क्वेश्चन आएगा तो वो ही फर्स्ट या सेकंड यूनिट पढ़ लेना, यानी जो फर्स्ट यूनिट में जो जितने भी मात्रक हैं वो इंपॉर्टेंट मात्रा पढ़ जाना, और जो न्यूटन के नियम है वो पढ़ के जाना, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो जो ऊर्जा का हमारा SI मात्रक है, ठीक है, तो वो होता है जूल, ठीक है। उसके बाद जीवधारियों के वैज्ञानिक नाम, ठीक है, तो क्वेश्चन आया था कि जीवधारियों के जो वैज्ञानिक नाम होते हैं, ठीक है, जैसे गेहूं का, ठीक है, टाइगर का, जैसे इनके वैज्ञानिक नाम होते हैं, ठीक है, जैसे ट्रिगर्सा, बॉस, गाय का, तो इनको किस भाषा में लिखा जाता है, तो उस भाषा का नाम क्या है। यानी किसी भी प्राणी या किसी भी पौधे को अगर उसकी वैज्ञानिक भाषा में उसे चेंज करके लिखा जाता है तो वो भाषा होती है उसकी लैटिन लैंग्वेज। क्वेश्चन आया था ये किस भाषा में उसे लिखा जाता है, तो वो होती है लैटिन भाषा, ठीक है। उसके बाद बस और क्वेश्चन आया था कि ओजोन मंडल किस परत में स्थित है, तो ओजोन मंडल संताप मंडल, यानी जहाँ पे टेम्परेचर होता है समान वहाँ पर स्थित होता है। ओजोन मंडल 32 से 50 किलोमीटर इसकी मोटाई होती है। ओजोन मंडल से सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें होती हैं उनको रोक लेती है और आने नहीं देती है पृथ्वी पर। सबसे पहले ओजोन मंडल में जो छिद्र देखा गया था वो कहाँ देखा गया था, अंटार्कटिका में देखा गया था। तो हमारी जो ये पढ़ के जाना, ये क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते रहते हैं कि मतलब वायुमंडल की कितनी परतें हैं। तो एक क्षोभ मंडल होता है, क्षोभ मंडल वो कहलाता है जिसमें समस्त प्रकार की क्षोभ घटना होती है, जैसे बिजली कड़कना, बादल गरजना, पानी बरसना, ये सब होता है क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल के बाद आता है संताप मंडल। संताप मंडल में ही स्थित होती है ओजोन मंडल। ओजोन मंडल संताप मंडल में स्थित होती है। उसके बाद आता है मध्य मंडल, और मध्य मंडल में टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, तापमान बढ़ जाता है। उसके बाद आ जाता है हमारा मध्यमंडल के बाद आयन मंडल। तो क्वेश्चन आता है कि किसी भी देश द्वारा अगर सैटेलाइट छोड़ी जाती है तो वो कहाँ पे जाती है, वो आयन मंडल में जाती है। वह आयन मंडल की जो लंबाई होती है यानी दूरी होती है वो कितनी होती है, 3600 किलोमीटर। ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, ये कर लेना। सैटेलाइट वगैरह कब किस मंडल में है, आयन मंडल में है। किस मंडल में है, आयन मंडल में है, ये पता होना चाहिए। उसके बाद आता है बाह्य मंडल, ठीक है। और इस तरीके से आज की क्लास हुई फिनिश। और इसी तरीके से एनालिसिस अगर देखना है और समझना है तो कमेंट करिए और वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। और अगर PDF चाहिए है तो वो टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना, वहाँ पे पेज मिलेंगे, ठीक है। कमेंट कर देना तो डाल दिए जाएंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। इसी तरीके से जितने भी बताए गए हैं यहाँ से अब जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं इससे रिलेटेड वो वहाँ से पढ़िए, क्योंकि एग्जामिनर की साइकोलॉजी समझे, उसके बाद फिर अब अपने हिसाब से स्टडी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।